अमेरिका इज लूजिंग, नो मोर नंबर वन। अमेरिका बहुत जल्दी ही अपने ग्लोबल सुपर पावर के टाइटल से नहीं जाना जाएगा। विद इट्स टेक्नोलॉजी फॉलिंग बिहाइंड, इट्स ट्रेड डेफिसिट सोरिंग, देयर इज अनदर कंट्री दैट इज ऑल सेट टू टेक ओवर अमेरिका एज द लीडिंग सुपर पावर। अब आप सोच रहे होंगे दैट दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ द यूएस चाइना वॉर एंड वी आर इन द ईयर 2022, बट नॉट एग्जैक्टली। The country isn't China, but in fact Japan. And mind you, हम 2022 में नहीं 1989 में हैं। Oh yes, what I'm talking about is the Japan of 1989. वो ईयर जिसमें जापान का स्टॉक मार्केट इंडेक्स कॉल्ड निकी हिट इट्स पीक, जब ग्लोबल स्टॉक मार्केट में जापान बिकेम द लार्जेस्ट प्लेयर, मेकिंग अप for a 45% share. जब जापान का contribution in the world trade went up to a whopping 10%. When the world's 8 largest banks were Japanese और 20 largest companies में से 13 came from Japan. Honda, Suzuki, Toyota, Sony, Nissan, the greatest of all companies came from this very country. The 1980s proved to be exhilarating times indeed for Japan. I thought the Japanese were invincible. They seemed to be doing everything right, and they seemed to have so much money to make investments that they would be unstoppable. As long as the market was going up, people were getting richer and they were spending the money and they were buying real estate. The nation seemed headed toward global economic dominance. But now the question is, जब जापान इतना पावरफुल बन ही गया था तो where is it now? How come we still hear America as the super power? ऐसा क्या हुआ that stopped Japan from becoming the next global leader? Hi guys, welcome to Learners Lounge. और आज के एपिसोड में हम जापान की एक ऐसी रोलर कोस्टर स्टोरी डिस्कस करेंगे that made Japan an unstoppable economy until one day it stopped and never grew again. In 1945, the World War II ended and if there was one country जिसने सबसे ज्यादा devastation देखी तो वो थी जापान, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी इंसिडेंट ने जापान को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस वॉर के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थी तो वो भी जापान में ही थी। जापान धीरे धीरे पिक करने लगा एंड स्टार्टेड ग्रोइंग इटसेल्फ। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉय किया और वो सारी प्रॉपर्टीज फिर से बिल्ड की जो वॉर में डैमेज हो चुकी थी। 1956, ओनली 11 इयर्स लेटर, जापान की जीडीपी उसके प्री वॉर लेवल को एक्सीड कर चुकी थी एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स देयर वाज नो लुकिंग बैक। इन द ईयर ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 1964 में जापान ने वर्ल्ड की सबसे पहली बुलेट ट्रेन लॉन्च की। नॉट ओनली दिस, दे कंसिस्टेंटली मॉडर्नाइज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेंड हेवीली ऑन अपस्किलिंग देयर लेबर। जहां वेस्ट एक फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट फॉलो करता था, जापान कुछ अलग था। दे यूज्ड टू फॉलो व्हाट इज नोन एज विंडो गाइडेंस, मतलब कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी वो मार्केट नहीं, जापान की गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। They decided which industries to promote and protect by giving them benefits जैसे tax concessions, funding, distributing government contracts, etc. What this meant was that Japan was a tightly controlled and a closed economy. उन्होंने अपनी मार्केट ग्लोबल कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए ओपन नहीं की थी। In fact, the Japanese used to discourage imports in a variety of unique ways. अपने citizens को foreign goods use करने से रोकने के लिए Japanese system उन्हें ये सिखाता था कि एक Japanese body American body से बहुत different है। उनकी intestine Western beef और rice digest नहीं कर सकती। अब क्योंकि जापान फॉरेन इन्वेस्टर्स अलाउ नहीं करता था, इसलिए जापान की स्टॉक मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस शेयर होल्डिंग्स। दिस मीन्स कि जापानीज कंपनीज में उनके सिटीजन्स तो इन्वेस्ट कर ही सकते थे, बट इन फैक्ट एक कंपनी दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकती थी। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं टोयोटा हूँ तो आई कैन ऑल्सो बाय शेयर्स इन सुजुकी और निसान। इससे सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक इंडस्ट्री की हर कंपनी साथ में ग्रो कर सकती थी। स्लोली
जापानीज कंपनीज ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करने लगी एंड दैट थ्रेटन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रीज। एक साइड जापान के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे और दूसरी साइड अमेरिका के इंपोर्ट्स। दिस स्टार्टेड ट्रबलिंग द अमेरिकन एक्सपोर्टर्स इतना ज्यादा दैट दे गॉट ऑन रोड्स टू डिस्ट्रॉय जापानीज कार्स। प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि अब अमेरिकन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ा। इन 1980 अमेरिका ने जापान को अपनी इकोनॉमी ओपन करने के लिए फोर्स किया एंड फाइनली जापान गॉट लिबरलाइज्ड। From this point on, Japan would be open to foreign investors and more so to American exports. But this wasn't all. The real change occurred in 1985 with the Plaza Accord. Actually, Japan के लिए ये बोला जाता था कि अपने एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपनी करेंसी को इंटेंशनली अंडरवैल्यूड रखा हुआ था। सो फॉर इंस्टेंस, अगर जापानीज येन यूएस डॉलर से सस्ता होगा तो अमेरिकन सिटीजन्स कम डॉलर्स में ज्यादा जापानीज प्रोडक्ट्स बाय कर पाएंगे। दिस मेड जापानीज कंपनीज हाईली कंपेटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। लेकिन प्लाजा अकॉर्ड ने इसे चेंज कर दिया। इन सितंबर 1985, representatives from world's 5 leading economic powers met to sign an agreement, according to which US dollars value will be pushed down relative to yen. मतलब यूएस डॉलर्स को डेप्रिशिएट किया जाएगा और येन को अप्रिशिएट। ओनली अ फ्यू मंथ्स लेटर जापानीज येन वेंट फ्रॉम 259 per dollar to 150 a dollar। इसका मतलब ये था कि जहां पहले $1 से 259 येन के प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकते थे, अब उसी डॉलर से 150 येन के प्रोडक्ट्स ही बाय कर सकते हैं। विद येन अप्रिशिएटिंग, Japanese goods now became expensive in the international market. इसका impact अब Japanese companies के lower profits में reflect होने लगा and to prevent any further losses, the government decided to step in. उन्होंने Japanese banks को interest rates reduce करने के लिए pressurize किया, क्योंकि अगर interest rates कम होंगे तो ज्यादा लोग loan afford कर पाएंगे, which in turn will increase the supply of yen in the market and stop yen from appreciating further. जैसे ही येन की सप्लाई बढ़ी, दिस एक्सेस मनी began flowing into the asset market of Japan, particularly in the stock and the real estate market. By August 1986, Nikkei, Japan का stock market index, was up 40% since the start of the year. और क्योंकि कंपनीज अब लो इंटरेस्ट रेट्स पर कैपिटल बोरो कर सकती थी, the concept of cross shareholding picked up like never before. Japanese companies began investing in the stock market massively. By the end of the decade, almost हर company cross shareholding use करके अपने profits को inflate कर रही थी. It was reported कि almost half the profits of the greatest companies of Japan, जैसे Toyota and Nissan, came from stock markets. On one hand, उनकी earnings from the markets were increasing. On the other, their business operating profits were declining. And then, in this massive bull market, Japanese government को एक perfect opportunity मिल गई to launch an IPO of a company called NTT, Nippon Telephone and Telegraph. अक्टूबर 1986 में जापानीज गवर्नमेंट ने NTT के 2 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए और नेक्स्ट 2 मंथ्स में अराउंड 10 मिलियन इन्वेस्टर्स ने NTT के शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जबकि अब तक गवर्नमेंट ने उस IPO का इशू प्राइस भी रिवील नहीं किया था। The demand was so strong that eventually the shares had to be allotted through a lottery system. On 2nd February 1987, NTT got listed at a price of 1.2 million yen per share. लेकिन सिर्फ 2 दिन में the share price went up by a staggering 25%. अगले कुछ वीक्स में ही NTT का share price 3.2 million yen हो गया and the company was valued at $376 billion, which was higher than the value of all the stocks listed in Germany and Hong Kong. While this was the state of the Japanese stock market, जो अब हर रोज न्यू पीक्स टच कर रही थी, but other than stocks, जापान में एक और extraordinary boom भी चल रहा था, the real estate boom. For Japanese people, land उनके social status को depict करता था, and so the moment they get an opportunity, the first thing that Japanese jump at is buying lands. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था that with such cheap capital at their disposal and extraordinary profits from the market, Japanese investors started investing in real estate.
अगर आप जापान को वर्ल्ड मैप पे देखो तो शायद उसे लोकेट भी ना कर पाओ। इट इज ओनली 4% द साइज ऑफ यूएसए। लेकिन फिर भी बाय 1990 जापान की टोटल प्रॉपर्टी मार्केट की वैल्यू रीच्ड 2000 ट्रिलियन येन, which is 4 times the real estate value of the entire United States. In fact, उससे भी सरप्राइजिंग तो ये था that there is a palace in Tokyo called the Imperial Palace and it was estimated कि इस पैलेस की वैल्यू पूरी कैलिफोर्निया स्टेट की रियल एस्टेट वैल्यू से भी ज्यादा थी। The Japanese did not stop here. A particular favorite amongst the Japanese investors was American property. और ये प्रॉपर्टी बूम स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली कनेक्टेड था। इन्वेस्टर्स अब कंपनीज में उनके फंडामेंटल बिजनेस ऑपरेशंस नहीं बल्कि उनकी लैंड होल्डिंग्स को देख के इन्वेस्ट कर रहे थे। क्योंकि लैंड के प्राइसेस बहुत फास्ट बढ़ रहे थे, कंपनीज वर बाइंग लैंड नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट फॉर प्योर कैपिटल गेन्स। दिस बेसिकली मीन्स कि कंपनी मेजरली 2 वेज से प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी। 1. From their cross shareholdings, that is the gain on their shareholdings in other companies, and 2. From the appreciation in the value of their land holdings. Often investors in profits को company के hidden assets बोलते थे, but who knew what were once called hidden assets were soon going to become hidden losses for these companies. In the last few months of 1989, Nikkei index ने अपना peak touch किया, which was around 40,000 points, a 500% gain in the last decade. Japan जैसी कंट्री के लिए this decade was nothing less than an economic miracle. But unfortunately, their miracle was only limited to 1 decade. 1989 के end में the existing governor of the Bank of Japan was replaced by another man named Yasushi Mino. Interestingly, दिस मैन यूज्ड टू पब्लिकली बोस्ट कि उन्होंने आज तक एक भी शेयर ओन नहीं किया। ऐसा बोला जाता है कि गवर्नर मीनो ये मानते थे कि जापान एक इकोनॉमिक बबल है और ये सब जापान की लिबरल पॉलिसीज और लो इंटरेस्ट रेट्स की वजह से हुआ है। तो उन्होंने इस बबल को बर्स्ट करना अपना एक पर्सनल मिशन बना लिया था। ही इंक्रीज्ड द इंटरेस्ट रेट्स इन द कंट्री एंड द स्टॉक मार्केट ऑफ जापान स्टार्टेड टू फील द पेन। By 1992, the Nikkei index hit a low of 14,309 points, a decline of more than 60% from its peak. 1990 saw the key Nikkei index in Tokyo suffer heavy losses, and now there are growing concerns that Tokyo's real estate market may be next. कुछ ऐसी ही स्टेट जापान की रियल एस्टेट मार्केट की भी हुई। Japan's dream of becoming the global superpower declined with the declining stock markets. जापान की कंपनीज और बैंक्स के पास अब सिर्फ हिडन लॉसेस रह गए थे, with a lot of them even declaring bankruptcies. The economy headed towards a full-blown recession. Although जापान की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की to revive the economy, फिर भी they failed to bring Japan back to life. From that day to this day, आज तक जापान अपने पीक लेवल पर वापस नहीं आ पाया है। The game was over. It was as if Japan was dreaming for a decade and suddenly it woke up to find itself in ruins all over again. That's it for today. For this episode, we refer to the book Devil Take the Hindmost by Edward Chancellor. We'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share and subscribe to the channel.